हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का टॉपिक पढ़ेंगे, प्रेशर। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर। तो देखो, हमने देखा है कि अगर हम हमारे हाथ पर एक सुई को अगर टच करते हैं, उस पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, सुई को हम प्रेस करते हैं हमारे हाथ पर, तो वो सुई हमारे हाथ के अंदर चली जाएगी। वो जो सुई है वो हमारे हाथ के अंदर चली जाएगी। लेकिन सुई के बजाय अगर उतना ही फोर्स इस मार्कर से मैं अपने हाथ पर अप्लाई करता हूँ, उतना ही फोर्स इस मार्कर से मैं अगर अपने हाथ पर अप्लाई करूँगा तो ये हमारे हाथ को छेद कर अंदर जा पाएगा क्या? मार्कर नहीं जा पाएगा। इसी टाइप से स्पून को अगर मैं यहाँ पर, स्पून का जो बैक साइड होता है उसको अगर यहाँ पर उतने ही फोर्स से दबाओ तो स्पून का बैक साइड मेरे हाथ के अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर हमने एक सुई को दबाया तो हमारे हाथ के अंदर चले गया, इस जो हमारी स्किन है उसको पार करके अंदर चले गया। इसी टाइप से अगर कोई एलिफेंट किसी इंसान के चेस्ट पर अगर अपना पैर रख दे तो उसकी ये जो रिब्स है, ये जो यहाँ की हड्डियाँ है वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, उसकी बोन्स ब्रेक हो जाएगी। लेकिन हम सर्कस में देखते हैं कि कोई इंसान जो सर्कस का परफॉर्मर रहता है वो एक जगह पर सो जाता है, उसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक रख देते हैं और उसके ऊपर जब हाथी पैर रखता है, एलिफेंट पैर रखता है, तो उसके जो रिब्स है, जो बोन्स है वो ब्रेक होती है क्या? नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हाथी ने पहले पैर रखा, जब पहले पैर रखता है तो वो सिर्फ इतना इतना जितना उसका पैर है सिर्फ उतनी जगह पर पूरा उसका फोर्स अप्लाई हो जाता है, तो हमारी बोन्स ब्रेक हो जाती है। लेकिन जब हमने एक बीच में वुडन ब्लॉक रख दिया, हमारे चेस्ट पर एक बड़ा वुडन ब्लॉक रख दिया, और फिर जब हाथी ने अपना लेग रखा, अपना पैर रखा, तो वो एरिया, ज़्यादा एरिया पर फोर्स लग रहा है, इसलिए चेस्ट के जो बोन्स है वो ब्रेक नहीं होती, एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम सेम फोर्स डिफरेंट एरिया पर अप्लाई करें, कि एक बार उतना ही फोर्स हमने बिल्कुल छोटे से एरिया पर अप्लाई किया और फिर उतना ही फोर्स हमने बड़े एरिया पर अप्लाई किया, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इम्पोर्टेंट है ही है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो कितने एरिया पर अप्लाई हो रहा है। फोर्स तो इम्पोर्टेंट है कि हमने कितना फोर्स अप्लाई किया, लेकिन उसके साथ एक और बात क्या इम्पोर्टेंट है? एक बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमने कितने एरिया पर फोर्स अप्लाई किया। फोर्स दोनों बार सेम है, लेकिन जो एरिया, जिस एरिया पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एरिया के साइड डिफरेंट है। तो फोर्स तो इम्पोर्टेंट है, वो तो अपना रोल प्ले करेगा ही, लेकिन ये भी उसमें इम्पोर्टेंट है कि वो कितने एरिया पर फोर्स अप्लाई होगा। तो फोर्स जिस एरिया पर अप्लाई हो रहा है उसी पे बेस्ड हमारी क्वांटिटी क्या है? प्रेशर। कि फोर्स के साथ साथ उसका एरिया भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि वो किस एरिया पर अप्लाई हो रहा है। तो उस फोर्स जो एरिया पे अप्लाई हो रहा है उसी पर बेस्ड हमारी क्या क्वांटिटी है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रेशर। तो हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास एक बीकर है, कोई भी एक, ठीक है, विसल है, उस विसल में हमने क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भर दिया है। उस विसल में क्या भर दिया है हमने? फ्लूइड भर दिया है। सपोज करो वाटर भर दिया है। अब उसके अंदर हमने क्या रख दिया? एक बॉक्स। उसके अंदर हमने क्या अब रख दिया है? उसके अंदर हमने एक बॉक्स इमर्ज्ड कर दिया है। तो ये फ्लूइड क्या करेगा? इस बॉक्स पर फोर्स अप्लाई करेगा। ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड क्या करेगा? इस बॉक्स पर फोर्स अप्लाई करेगा। यहाँ से भी फोर्स अप्लाई होगा, यहाँ से भी फोर्स अप्लाई होगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, सभी डायरेक्शन से फ्लूइड क्या करेगा? बॉक्स पर फोर्स अप्लाई करेगा। हमने क्या कंसिडर किया है कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड किस में है? इन रेस्ट। फ्लूइड इज इन रेस्ट। कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड किस में है? रेस्ट में है। तो जब फ्लूइड रेस्ट में रहेगा तो फ्लूइड जो भी फोर्स अप्लाई करेगा वो इस बॉक्स के सरफेस के कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर। देखो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल, ये सभी एंगल्स कितने हैं? 90 डिग्री। तो जब फ्लूइड रेस्ट में रहेगा तो फ्लूइड ने फोर्स तो अप्लाई किया, लेकिन जितना भी फोर्स है सभी फोर्स की डायरेक्शन कैसी रहेगी? इस बॉक्स के, इस ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर। यहाँ भी इसका सरफेस के फोर्स कैसा है? परपेंडिकुलर। इस वाले सरफेस पर भी फोर्स कैसा अप्लाई हो रहा है? परपेंडिकुलर। ठीक है।
तो ऐसा क्यों? हमारी बात हो गई थी क्या फ्लूइड से कि नहीं भाई तू परपेंडिकुलर फोर्स ही अप्लाई करना, दूसरे डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई मत करना। ऐसी तो कोई बात हो ही नहीं, अपना तो कोई पहचान वाला तो है नहीं वो। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि सपोज करो कि जो फ्लूइड है उसने परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई नहीं किया, उसने किसी और डायरेक्शन में, सपोज करो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई किया तो इसके दो कंपोनेंट्स रहेंगे। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ, इस बॉक्स पर इस डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई हुआ तो उसके दो कंपोनेंट्स रहेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और ये एक रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कि यहाँ पर मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये बॉक्स है और अगर उसने फ्लूइड ने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो इस फोर्स के टू कंपोनेंट्स रहेंगे, एक रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब जब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अप्लाई होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अप्लाई होगा तो अकॉर्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर फ्लूइड इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा तो ये जो बॉक्स है इसका सरफेस भी क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड पर फोर्स अप्लाई करेगा। इस बॉक्स का सरफेस भी क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इस फ्लूइड के ऊपर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। और अगर इस बॉक्स ने फ्लूइड के ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये फ्लूइड फ्लो होने लगेगा, फ्लूइड फ्लो होने लगेगा। फ्लूइड रेस्ट में रहेगा क्या, नहीं रहेगा। लेकिन हमारा फ्लूइड तो किस में है, रेस्ट में। हमारा फ्लूइड तो किस में है, रेस्ट में। फ्लूइड रेस्ट में है, इसका मतलब इस पर पैरेलल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। मतलब अगर कोई फोर्स वर्टिकल के अलावा, परपेंडिकुलर फोर्स के अलावा भी अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसका सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रहेगा, इस सरफेस के। ये कंपोनेंट क्या हो गया, वर्टिकल, या यूँ कहे परपेंडिकुलर। तो हमेशा जो भी फोर्स है वो कैसा रहेगा, फ्लूइड जो हमारा मटेरियल है, जो भी हमने ऑब्जेक्ट रखा है उस ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर। इस ऑब्जेक्ट के इस सरफेस के कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि अब कितना फोर्स अप्लाई हुआ, कि इस फ्लूइड ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया है, वो फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है। वो डिवाइस कैसी होती है, उस डिवाइस के अंदर लगा होता है ये एक पिस्टल। ये क्या लगा होता है, पिस्टल। पिस्टल क्या होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो हवा भरने के लिए जो हम बचपन में साइकिल में जिस पंप से हवा भरते थे, तो पंप वो जो लगा होता है जिसको हम अप एंड डाउन करते थे, तो वो जो पंप किस में लगा होता है, पिस्टल में। वो पिस्टल नीचे जाता है ऊपर आता है, पिस्टल नीचे जाता है ऊपर। तो इसमें भी हमने क्या लगा दिया है, एक पिस्टल, एयर टाइट पिस्टल लगाया है। इस पर क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स। इस पर क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स। कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, एफ। कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, एफ। और ये जो पिस्टल है, इस पिस्टल का एरिया हमने कितना कंसिडर कर लिया, ए। अब ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या है, फोर्स का परपेंडिकुलर या वर्टिकल कंपोनेंट, या यूँ कहे परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्योंकि हो सकता है कि फोर्स परपेंडिकुलर के अलावा और कोई दूसरे डायरेक्शन में हो, तो उसका भी हमेशा कौन सा कंपोनेंट रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट, या यूँ कहे इस सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। हमेशा कौन सा कंपोनेंट रहेगा, ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलरली क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स। इसके अंदर हमने लगा दिया है एक स्प्रिंग। इसके अंदर हमने क्या लगा दिया है, एक स्प्रिंग। तो ये फ्लूइड, इसको हम कहाँ रख देंगे, अगर फ्लूइड में हमने यहाँ पर क्या अप्लाई करना, फाइंड आउट करना है फोर्स की, यहाँ पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो अगर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है तो इस पिस्टल को हम, इस डिवाइस को, ये डिवाइस जो क्या मेज़र करेगी, फोर्स मेज़र करेगी, इस डिवाइस को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। डिवाइस का साइज़ बहुत छोटा रहेगा, हमने उसको बड़ा करके, लार्ज करके बनाया है। तो यहाँ पर हम उस डिवाइस को रख देंगे। डिवाइस को रख देंगे तो ये फ्लूइड उस पर क्या अप्लाई करेगा, परपेंडिकुलर फोर्स। परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेगा तो ये पिस्टल को प्रेस करना चाहेगा। तो जितना फोर्स फ्लूइड अप्लाई करेगा, ये स्प्रिंग उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। फ्लूइड ने क्या किया, इस पिस्टल पर परपेंडिकुलर, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। मतलब इस पिस्टल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लूइड क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। फ्लूइड ने फोर्स अप्लाई किया तो ये पिस्टन उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस स्प्रिंग ने कितना फोर्स अप्लाई किया वो हम मेज़र कर लेंगे। स्प्रिंग ने कितना फोर्स अप्लाई किया वो मेज़र कर लेंगे। तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, उससे हमें यह पता चल जाएगा कि फ्लूइड ने कितना फोर्स अप्लाई किया।
क्योंकि जितना फोर्स फ्लूइड अप्लाई कर रहा है उतना ही फोर्स कौन अप्लाई करेगा, स्प्रिंग अप्लाई करेगा। इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इस मेजरिंग डिवाइस की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि फ्लूइड कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो सपोज करो फ्लूइड ने फोर्स फॉर ए एरिया इज इक्वल टू एफ, कि फ्लूइड ने इस ए एरिया पर, इस बॉक्स के कितने एरिया पर, ए एरिया पर कितना फोर्स अप्लाई किया, एफ। फ्लूइड ने फोर्स फॉर ए एरिया, ए एरिया पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ, एफ। तो 1 एरिया पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, इस ए के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना लिखा है 1। ए यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ अपॉन ए। 1 एरिया, 1 मतलब यूनिट, एक तो 1 को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट एरिया। 1 का मतलब क्या होता है, यूनिट। तो इसका मतलब यूनिट एरिया पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, एफ अपॉन ए। क्या कहा हमने कि फोर्स फॉर ए एरिया, कि ए एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई हुआ अगर एफ, तो ए यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में, जो ऊपर लिखा होता है इक्वल टू के उधर जाकर नीचे चला जाता है। तो यूनिट एरिया में कितना फोर्स अप्लाई होगा, एफ अपॉन ए। ठीक है, यूनिट एरिया में कितना फोर्स अप्लाई होगा, एफ अपॉन ए। तो यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई होता है, यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई होता है उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, प्रेशर। तो यूनिट एरिया पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, यूनिट एरिया पर फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ अपॉन ए। और ये कौन सा प्रेशर निकाला हमने, एवरेज प्रेशर। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर फोर्स ज़्यादा हो, यहाँ पर थोड़ा सा कम हो, यहाँ पर ज़्यादा हो, यहाँ पर कम हो। तो ये जो एफ है ये तो टोटल फोर्स है, तो इसलिए प्रेशर भी कौन सा रहेगा, एवरेज प्रेशर। क्योंकि फोर्स तो एवरेज निकाला, कहीं पर ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम। तो ये जो एफ है, ये एफ क्या है, एवरेज प्रेशर है। अगर एफ जो है वो एवरेज फोर्स है, तो जो प्रेशर है वो भी कौन सा प्रेशर रहेगा, एवरेज प्रेशर। तो एवरेज प्रेशर को हमने कैसे डिफाइन किया है, फोर्स पर यूनिट एरिया, कि यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, एफ अपॉन ए। इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज प्रेशर। उसी को हमने कैसे डिफाइन किया है, एवरेज प्रेशर की टर्म में डिफाइन किया है। अब अगर हम एरिया को छोटा कर दें, एरिया को छोटा छोटा करते करते कितना ले आए, उसकी लिमिट हमने लिख दी कितनी, डेल ए टेंस टू 0। बहुत छोटा सा एरिया कर दिया। छोटे से एरिया को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा ए। छोटे से एरिया को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा ए। तो जब एरिया छोटा सा रहेगा तो उस पर अप्लाई होने वाला फोर्स भी कितना हो जाएगा, छोटा। कितना छोटा, इतना छोटा कि वो अप्रोक्सीमेट 0 के इक्वल है। टेंस टू 0, ये एरो का साइन क्या बता रहा है कि वो 0 की तरफ जा रहा है। इतना छोटा कर दिया हमने एरिया, बहुत छोटा। तो जब एरिया बहुत छोटा है तो उस पर अप्लाई होने वाला, इतने एरिया पर सपोज करो 10 न्यूटन, तो उससे कम एरिया पर 9, फिर 8, 7, 6, 5, 2, 1। तो बहुत छोटा अगर एरिया हो जाएगा तो फोर्स भी बहुत छोटा। तो इसलिए इस एफ की स्पेस पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा एफ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर, कि पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना प्रेशर अप्लाई होगा, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए, जहाँ पर एफ, डेल्टा एफ और डेल्टा ए की वैल्यू कैसी है, बहुत ही छोटी है। या यूँ कहे कि जो एरिया है वो हमने कैसा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। अब इसके बाद अगर हमें क्या निकालनी है, इसकी एसआई यूनिट। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ को भी हम मीटर में मेज़र करते हैं, ब्रेथ को भी हम मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और फोर्स की न्यूटन। तो मतलब प्रेशर की एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर -2। ये अपॉन में लिखा है, जब भी कोई वैल्यू नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो इसकी पावर 2 थी तो पावर कितनी हो जाएगी, -2। तो हमारे पास प्रेशर की एसआई यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर -2। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, PA। तो फ्रेंच साइंटिस्ट थे ब्लाइस पास्कल, उन्होंने ये प्रेशर पर बहुत सारी रिसर्च की थी, तो उनके नाम पर ही
प्रेशर के ऐसा यूनिट क्या दे दी है, पास्कल, या तो पास्कल बोलो या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमें इसका क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डेल एफ अपॉन डेल ए। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमेशा याद होना ही चाहिए। और एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर। मीटर को डायमेंशन में हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। लेंथ, मीटर क्या है, लेंथ है, तो उसको एल से, और मीटर का क्या है, स्क्वायर, तो एल का हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर। एफ का देखो मैं आज बता देता हूँ तुम लोगों को कि एफ का कैसे आया था हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर मतलब लेंथ, और सेकंड मतलब टाइम, तो टाइम स्क्वायर। तो ये एम तो एज इट इज़, ये जो एल है वो एज इट इज़। टी की पावर कितनी है, 2। टी की पावर कितनी है, 2। तो ऊपर जाएगा तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, -2। तो मतलब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। तो ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर। इस एल से ये एल की 1 पावर क्या हो गई, कैंसिल। तो एल की पावर कितनी बची, 1। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, -1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एल -1 टी -2। तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। कि प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल -1 टी -2। और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो फोर्स है, ये फोर्स है क्या, ये फोर्स का कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये फोर्स नहीं है, फोर्स तो कैसी क्वांटिटी है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पर हमने फोर्स का क्या लिया है, कंपोनेंट लिया है। कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसलिए जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो तो कैसी क्वांटिटी रहेगा, स्केलर क्वांटिटी। इसलिए जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर भी कैसी क्वांटिटी है, प्रेशर भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें एक और चीज़ डिफाइन करेंगे, वो है डेंसिटी। क्या डिफाइन करेंगे, डेंसिटी। तो डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए हमने कंसिडर कर लिया, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है, m। ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है, m, और उसका वॉल्यूम कितना है, v। वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v। तो वॉल्यूम, ठीक है, तो हमने क्या कहा, मास। तो मास ऑफ v वॉल्यूम, v वॉल्यूम का मास कितना है, इज इक्वल टू m। v वॉल्यूम का मास कितना है, m। कि इसका पूरा वॉल्यूम कितना है, v, और उसका मास कितना है, m। तो मास ऑफ v वॉल्यूम इज इक्वल टू m। तो मास ऑफ वन वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा, v इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में। तो m अपॉन v। वन को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट। वन को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट। तो मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज m अपॉन v। तो यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है कितना होता है, m अपॉन v। उसी को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। उसी को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो कैसा बनाना है, p बनाना है। उसको थोड़ा सा तिरछा करो और इस लाइन को थोड़ा सा खींच दो। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, डेंसिटी। इसे क्या पढ़ेंगे, रो। और ये रो क्या है, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि जो प्रेशर था, प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या थी, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो एक नॉर्मल प्रेशर होता है, नॉर्मल प्रेशर की एक और हमारे पास यूनिट होती है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक, या उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है कि जो सी लेवल है, सी लेवल के ऊपर जितनी भी एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, सी लेवल पर प्रेशर अप्लाई करता है।
सी लेवल पर क्या अप्लाई करता है? प्रेशर। प्रेशर दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया। कि ये जो सी लेवल है, ये सपोज करो ये क्या है? हमारा सी। तो ये सी लेवल पर एटमॉस्फेयर क्या अप्लाई करता है? प्रेशर अप्लाई करता है। तो सी लेवल पर एटमॉस्फेयर ने जो प्रेशर अप्लाई किया उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इसी को क्या कहा है हमने? 1 ATM, 1 एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर सी लेवल पर इतना प्रेशर अप्लाई करता है और इसी को हमने क्या कहा है? 1 एटमॉस्फेयर और 1 ATM। फिर हमने डेंसिटी डिफाइन कर दी। तो डेंसिटी क्या है? अब उसकी एसआई यूनिट। तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या है? वॉल्यूम में क्या होती है? लेंथ, ब्रेथ एंड वेट। लेंथ, ब्रेथ एंड वेट। तो लेंथ मीटर, ब्रेथ मीटर, इंटू वेट मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, मतलब मीटर क्यूब। तो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? kg m-3। ये नीचे था, ऊपर गया तो पावर माइनस हो गई। तो डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? kg m-3। जो वाटर है, वाटर का डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी, या इसी को हम लिख सकते हैं kg पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी कितने टेम्परेचर पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन है कि हमने 4 डिग्री पर ही क्यों लिया, 5 पर क्यों नहीं लिया, 6 पर क्यों नहीं लिया? तो वाटर की जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। इससे टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो भी डेंसिटी डिक्रीज होगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो भी डेंसिटी डिक्रीज होगी। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होती है? एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होते हैं। टेम्परेचर 4 से अगर 5 करेंगे तो भी डेंसिटी डिक्रीज होगी। 4 से अगर टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो भी डेंसिटी डिक्रीज होगी। फिर उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस ही किसके इक्वल होता है? 277 केल्विन के। क्योंकि हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के इक्वल होता है? 273 केल्विन के इक्वल। 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के इक्वल होता है? 273 केल्विन। अब अगर यहाँ पर 1 ऐड करेंगे तो 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस। तो इधर भी कितना ऐड करना पड़ेगा? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 274 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस में 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं तो केल्विन में भी 1 यूनिट क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो अगर इसमें मैं 0 में अगर मैं 4 ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। तो 273 में अगर 4 ऐड कर दे, 273 में अगर 4 ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 277 केल्विन। तो 4 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है? 277 केल्विन के इक्वल। तो कहीं पर लिखा हो 4 डिग्री सेल्सियस पर या कहीं पर लिखा हो एट 277 केल्विन पर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 3 इंटू 10⁻³ केल्विन। अब उसके बाद एक और टर्म है कि अगर हमारे पास कोई मटेरियल है, सपोज करो हम ले लेते हैं, देखो बुक में क्या ली है? बुक में ली है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी होती है 2 लिखी है? 2.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की डेंसिटी कहाँ पर? एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम की डेंसिटी कितनी होती है? 2.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये किसकी डेंसिटी है? एल्यूमिनियम की। ये डेंसिटी किसकी है? एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी कितनी होती है? 2.7 इंटू 10⁻³ तो एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी है 2.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इस एल्यूमिनियम की डेंसिटी को अगर हम डिवाइड कर दे किसकी डेंसिटी से? डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की डेंसिटी कितनी है? 3 लिख दिया क्या? नहीं, सॉरी। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है? 1 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। देखो गलती से कभी कभार लिखा जाता है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ कि वैसे तो मुझे
पता होता है लेकिन वो जल्दी से फ्लो में कुछ गलत बोल देते हैं। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो ये हमने इसको डिवाइड कर दिया किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो kg पर मीटर क्यूब से kg पर मीटर क्यूब कैंसल, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसल। तो इन दोनों का रेशो कितना आया 2.7। तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में क्या कहलाती है, रिलेटिव डेंसिटी। और एल्यूमिनियम की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है 2.7। एल्यूमिनियम की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है 2.7। इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम की डेंसिटी को अगर हम वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करें तो उन दोनों का रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम क्या बात कर रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी की, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हमने डिवाइड किया है किससे, वाटर की डेंसिटी से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और दैट सब्सटेंस, रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। ये किसकी डेंसिटी है, एल्यूमिनियम की, अपॉन में किसकी डेंसिटी है, वाटर की। तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी का रेशो हमने अगर निकाला किसके साथ, वाटर के साथ, तो उस रेशो को हमने क्या कहा है, रिलेटिव डेंसिटी। और एल्यूमिनियम की रिलेटिव डेंसिटी कितनी है 2.7, ठीक है। और इसकी कोई यूनिट रहेगी क्या, क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशो है तो इसकी यूनिट से इसकी यूनिट कैंसिल हो गई, तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। और डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, मास स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी, इसलिए डेंसिटी भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।